प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स का हिंदी विषय का आईएमपी पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर साबित होगा बिकॉज इसमें हमने ऐसे क्वेश्चनों को इंक्लूड करा है जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और एनुअल जो एग्ज़ाम है दोनों में देखने को मिलेंगे। सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ कि हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन, इसको ज़रूर आप डाउनलोड करेंगे। इसकी लिंक हमने चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं हिंदी सब्जेक्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के रूप में ये पूरा पेपर, और यहाँ आपको सारे आंसर मैं बताऊंगा। लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प का चयन करके लिखिए में श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको आदिकाल दिया है, तो देखिए आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है, वीर गाथा काल। ठीक है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल। ठीक है। और पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है और स्वर्ण काल भी कहा जाता है। रीति काल को कहा जाता है श्रृंगार काल, श्रृंगार काल रीति काल कहा जाता है। तो आंसर तो ये हो जाएगा। आधुनिक काल को दोस्तों प्यारे साथियों, आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। अब आपके सामने सारे आंसर हैं, आप देख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं। रीतिकाल में 3 धाराएं प्रचलित थी, ऐसा आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिकाल के कवि के रूप में आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बिहारी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं, और बिहारी की रचना है दोस्तों बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। एक और आपको मैं बता देता हूँ, बिहारी के अलावा आपको भूषण याद रखना है। भूषण की जो रचना है इसके रूप में शिवा बावनी आंसर करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बिहारी और भूषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह कविता में आह्वान किया गया है। उत्साह नामक कविता में बादलों का आह्वान किया है। ठीक है। और बादलों के रूप में कवियों से बात कही है कि अपनी लेखनी चलाओ, और लेखनी में उत्साह का भाव होना चाहिए, उत्साह का भाव होना चाहिए। आपकी वाणी जो है उसमें क्या होनी चाहिए, गर्जना होनी चाहिए। ठीक है, ये आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा। शोक स्थायी भाव है, तो वो है करुण रस का। शांत रस के स्थायी भाव के रूप में आपको निर्वेद बताना है। रौद्र रस का आप लोगों को स्थायी भाव क्रोध बताना है, और भयानक रस का स्थायी भाव आपको भय बताना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, पान वाला चश्मे वाले को समझता था, तो पागल समझता था। ये भी आप स्टूडेंट्स सभी को याद रखना है। और जिसको दुनिया पागल समझती है वो पागल नहीं होता है। ठीक है, वो पूरी दुनिया को पागल बना देता है। लेकिन उसके अंदर यहाँ पर देखा जाए तो पान वाला तो देशभक्त था। क्या था, देशभक्त था। और बिल्कुल कैसा देशभक्त, जो अपने देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी इज्जत करने वाला। ठीक है, ऐसा याद रखना आप सभी। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 7 पर जाना रहेगा। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द को विपरीत शब्द कहा जाता है। ठीक है, एकार्थी शब्द एक अर्थ प्रदान करते हैं, अर्थ प्रदान करते हैं। विपरीत, ये विलोम ही विपरीत है, ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन आंसर हमारा यहाँ पर अनेकार्थी होगा बिकॉज एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। अब हम बढ़ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माता कंचल कहानी में मृदंग बजते हैं जब लड़कों का संग होता है। ठीक है, और माता कंचल जो ये है किसके द्वारा, शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया पाठ आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला आपका क्वेश्चन, गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना वापस मांग रही है, तो इसमें आपको मन वापस मांग रही है, तो आपका आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार, करुण और शांत, इन रसों में कौन सा गुण पाया जाता है, तो इसमें माधुर्य गुण पाया जाता है। ठीक है, और माधुर्य गुण को काव्य गुण कहा जाता है। काव्य गुण को शब्द गुण भी कहा जाता है, शब्द गुण भी कहा जाता है। और एक और बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक तो है माधुर्य, इसके बाद में है ओज, और उसके बाद में है प्रसाद। माधुर्य, ओज और प्रसाद, इस प्रकार से काव्य गुण होता है। ये सभी बच्चे याद रखेंगे।
इसके बाद में रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाली शब्दावली काव्य है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये है पंडित राज जगन्नाथ की। ठीक है, ये आप परिभाषा याद रखेंगे। आचार्य विश्वनाथ की जो परिभाषा है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नोट कर लेना आप सभी बच्चे। इसमें आएगा रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ठीक है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ जी की है। और ये जो लिखी हुई ये परिभाषा ये किसकी है? पंडित राज जगन्नाथ की है। और वैसे अगर देखा जाए तो ये काव्य की परिभाषा है, काव्य। ठीक है, काव्य की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरी गठरी में लागा चोर, तो इसमें आएगा मुसाफिर जाग जरा, मुसाफिर जाग जरा। निरोग निधन रोग विसर्ग संधि आप लोगों को इसमें करेक्ट आंसर के रूप में याद रखनी रहेगी। ठीक है, ये विसर्ग यहाँ पर लिखा है, आप खालिस्तान में भी विसर्ग इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद में मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम आप लोगों को क्या बताना है? जितेन नारगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा जितेन नारगे। ये ड्राइवर कम गाइड था मधु कांकरिया। और मधु कांकरिया के द्वारा जो पाठ रचा गया है, साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी, ये आप लोगों को याद रखना है। साना साना का मतलब अगर आपसे पूछ ले तो साना साना का मतलब होता है छोटे छोटे। साना साना हाथ जोड़ी का मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। ठीक, अब हम देखेंगे सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है, तो इसमें आपको सत्य बताना है। वैसे तुलसीदास जी ने सबसे बेस्ट रचना, वैसे सारी रचनाएं बेस्ट है, लेकिन रामचरितमानस आप लोगों को याद रखना है, तुलसीदास जी का प्रतिनिधि ग्रंथ हो जाएगा, जो कि भाषा में लिखा गया है। और कौन सी भाषा है? वो भाषा है दोस्तों अवधी भाषा, अवधा में बड़ी की मात्रा धी, अवधी भाषा में है। इसमें सबसे ज़्यादा चौपाई छंदों की प्रमुखता है। चौपाई में 16 मात्रा होती है। चौपाई सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद। मात्रिक छंद में मात्रा की गिनती की जाती है, इसका मतलब चौपाई एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, चौपाई अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें आपको असत्य के रूप में इसे बताना रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसमें आपको सत्य के रूप में स्वीकार करना रहेगा। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, ये भी आपको सही बताना है। नेक्स्ट है अशोक राजनगर में रहता है, निषेधात्मक वाक्य है। निषेध का मतलब होता है ना, इसमें असत्य बताएंगे। ये तो साधारण सरल वाक्य है, नकारात्मक नहीं है। कवि अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी, जापान में नहीं लिखी उन्होंने, कविता भारत में ही लिखी थी। इसका मतलब कि यहाँ पर असत्य आप इसमें बताएंगे। ठीक है, असत्य होगा। अब आप लोगों को एक काम करना है, जो कि मैं बताकर जा रहा हूँ सभी बच्चों को। ये आपकी जो जोड़ी है इसको मैं पहले बता दूँ, उसके बाद मैं आपको काम बताऊँगा। अनिमेष, अनिमेष में इसका मतलब होता है बिना पलक झपकाए। अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर की। ठीक, ललित, ललित काले घुंघराले, इसमें पुनः उक्ति हुई है किस शब्द की? ललित, ललित शब्द की। ठीक है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संस्कृति की पाठशाला है काशी, काशी संस्कृति की पाठशाला है। शब्द शक्ति के भेद 3 होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पूरब की ओर से बहने वाली हवा को बोला जाता है पुरवाई। ठीक है, पूरब की ओर से बहने वाली हवा को पुरवाई बोला जाता है। सभी को ये जोड़ी कंप्लीट याद होना है, सभी बच्चों को। ठीक है, ये रहे आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना है? उन्होंने कहा है मेरी भोली आत्मकथा ऐसा। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, 33 मानी गई है। लेखिका मन्नू भंडारी की मां के स्वभाव की क्या विशेषता थी? सरल स्वभाव, सरल स्वभाव, ये आप आंसर करेंगे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? देखिएगा, जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, इसमें द्वंद्व समास आप सभी बच्चों को हो जाएगा। भाई बहन में द्वंद्व समास हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक है?
तो एक कतार में जो लगी है वो पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। शांति अहिंसा दोनों का प्रतीक आपको आंसर करना है सभी बच्चों को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।